ठीक है ना। अब इसमें अगला जो दे रखा था उसमें कॉन्जुगेशन आ चुका है। हाँ जी, हम बाकी दो मुझे है पता ना, तो ये कॉन्जुगेशन था, अगले वाले में मोर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी था। है। यस मैम। तो फिर ये ऑर्डर था स्टेबिलिटी का। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। और कोई? मैम 36। 36। बाकी के क्वेश्चन हो रहे थे ना। हाँ जी, हम हो गए थे। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना। अब इसमें था एसिटिक एसिड है, देन प्रोपेनोइक एसिड है। मैम इसमें बस मुझे फर्स्ट में पूछना है कि जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो CH3COO है, इसमें हम्म। रेजोनेंस है, तो मैम वैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए? मेरे को ए और डी पार्ट में कंफ्यूजन था इसमें। एक चीज बताएं, रेजोनेंस कहाँ पर देख रहे हो तुम? एसिड के अंदर देख रहे हो ना, एसिड ग्रुप तो सभी में कॉमन है। बट सब में रेजोनेंस नहीं है ना। फर्स्ट में कहाँ है रेजोनेंस फिर? वो C डबल बॉन्ड OOH। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो सभी में ही है। सी डबल एच ग्रुप इज एवरीवेयर। हाँ जी ठीक है। सी डबल ओ एच तो ग्रुप सब में है ना, तो वो तो हमें चेक ही नहीं करना है, हमें तो चेक करना है डिफरेंस। तो इनमें हाँ जी, अब डिफरेंस किस में आ रहा है, तो हमें अदर देन सी डबल ओ एच बाकी देखना है। तो माइनस यस आई इफेक्ट फोर्थ में था, तो फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। यस उसके मैम। बाद फर्स्ट आ गया। प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल का है, इसमें इथाइल का है और इसमें प्रोपाइल का है। तो ये सबसे वीकेस्ट होगा ना। यस यस। ठीक है ना। हाँ जी। सेकंड है, फिर थर्ड है ना। और मैम हाँ क्वेश्चन। 46। हाँ एक मिनट, अभी किसने पूछा ये? 8th क्वेश्चन स्मित। 8 में था टू एसिड ए एंड बी, पी के वैल्यू। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये जब तुम इक्विलिब्रियम करोगे ना तब पता चलेगा। पहले तो ऑर्गेनिक इक्विलिब्रियम के बाद आती थी ना, इस बार पहले करवानी पड़ रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अभी के ए पी के क्या है पूरा टॉपिक है आगे, जब तुम करोगे तब देख लो इन दोनों में से किसका पी के ए कम है। ए का कम है ना, तो ए विल बी स्ट्रॉन्गर। देन 11th, which of the following statements? 10th, तुमने डिस्कशन वीडियो देखा है? यस मैम। यस मैम। 10th में था which is true, all the structure must be proper Lewis structure, ये तो true है। the energy content of resonance hybrid is greater, ये wrong है, कम होना चाहिए। equivalent resonating structure makes equal contribution to hybrid and a system described by them has a large resonance stabilization, this is also true, C भी true है। all unlike charge separation decreases stability, this is wrong। unlike मतलब अगर ऑपोजिट चार्जेस पास आ जाएं तो उससे स्टेबिलिटी कम होती है, ये तो करेक्ट नहीं है ना। तो इसमें करेक्ट कौन कौन से हुए? ए हुआ और सी हो गया। 10th था। 11th में था CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CHCl मैम जो और CH3 CH2Cl, ये तीन स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए थे। और इन तीनों में जो स्टेटमेंट्स आगे थी उन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था। इलेवेंथ क्वेश्चन। 10th आ गया सर में? 10th का आंसर क्या हुआ? मैम 10th में मैम जो सेकंड है स्टेटमेंट, द एनर्जी कंटेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो मैम जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी तो एनर्जी कंटेंट ज्यादा ही होगी ना मोस्ट स्टेबल से। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। यस मैम। है ना, तो फिर ये रॉन्ग हुआ ना। एनर्जी कंटेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लोएस्ट क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है। मैम लेकिन नहीं, जो मोस्ट स्टेबल है उससे तो ज्यादा ही होगी ना। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि एनर्जी कंटेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ग्रेटर देन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्या कहते हैं? इट इज इवन स्टेबल देन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ओके मैम। है ना, और डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यस, फिर तो कम है। 11th में था ये लोकलाइज डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड सबसे शॉर्टर होगा।
इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो पहला वाला था CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन दिस, यस इट इज शॉर्टर, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, बाकी किसी के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट is CCl bond is shorter in first when compared to methyl chloride। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लॉन्गर, तो ये डबल बॉन्ड लॉन्गर हो गया ना, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जबकि इसमें तो लोकलाइज डबल बॉन्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। थर्ड था द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3CH2Cl इज ग्रेटर देन दिस। देखो तुम इसमें इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है और इसका माइनस आई, डायपोल की डायरेक्शन सिर्फ ये है। सेकेंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट था, डायरेक्शन इधर थी, और सेकेंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट साइड में चला गया, डायपोल ऑपोजिट हो गया। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था जब भी माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट होते हैं डायपोल डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए 11th का आंसर था डी, सारे ऑप्शन करेक्ट थे। हो गया। अगला 13th में चेक हाइपर कंजुगेशन। यस मैम। मैम जो हाइपर कंजुगेशन भी है, अब जैसे मैम इनमें तो जो CH3 जिसमें सबसे ज्यादा होएगा उसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा लेकिन स्टेबिलिटी। तुम्हें याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, जब हाइपर कंजुगेशन से सिस और ट्रांस के अलावा एक और देखा था, जैसे इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर स्टेबल थी, प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, याद आया कुछ? यस मैम। तो ये है ना सबसे ज्यादा स्टेबल। ओके यस ठीक ना 6 हाइपर कंजुगेशन है, साथ में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड वाले में भी 6 हाइपर कंजुगेशन है बट स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए ए था। और एनी अदर 13 के बाद? मैम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो सी पार्ट का जो ग्राफ है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। सी पार्ट के ग्राफ में एनर्जी ऑफ विनाइल इज मोर, फिनाइल इज लेस, यही है। इसका मतलब है कि फिनाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, विनाइल की कम, यही कहना चाह रहा है ना? यस मैम। है ना, जबकि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो फिनाइल का माइनस आई ज्यादा होगा ना, इतने सारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, रेजोनेंस है नहीं। तुम्हें पता है रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज की तो रेजोनेंस है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पर है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी ना बिकॉज ऑफ मोर माइनस आई इफेक्ट। ओके। और इसका है माइनस आई इज लेस। ओके मैम समझ गई। तो इसका मतलब एनर्जी में इसको ऊपर आना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, दिस, इसीलिए सी ऑप्शन रॉन्ग। ओके मैम। हाँ, सो नाउ नेक्स्ट इज 19th, उससे पहले है कोई? बाकी स्टूडेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। 19th में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये ना अभी तुम्हें पता चलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, भी रिएक्शंस कर रहे हैं ना। सो एक अभी तुम्हें बता देती हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन ऐड होने पर हीट का निकलना। ये क्लियर हो गया? व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड सम हीट इज रिलीज्ड। अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो वो हाइड्रोजनेशन को रेजिस्ट करेगा और हीट कम निकलेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी हम किससे जज करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जस्ट इस क्वेश्चन में तुम्हें यही देखना था, जिसकी हाइपर कंजुगेशन सबसे कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट, इसीलिए आंसर ए हो गया ना, इथीन हो गया। गॉट इट? अगला इश्मीत, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम अगर ध्यान से देखो तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं हो गया? नाइट्रोजन के अराउंड कभी 5 बॉन्ड बनते हैं? नो। तो ये पॉसिबल नहीं है ना स्ट्रक्चर, यस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो हाँ जी, फर्स्ट 20 हो गए सारे सबके, अब तो कोई डाउट नहीं है फर्स्ट 20 में। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट 20 से लेकर 30 तक के बीच में कोई क्वेश्चन? 23rd, ये है कार्बन आयन। कार्बन आयन को स्टेबल करने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? माइनस वाले
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एनी इफेक्ट, Yes. माइनस एम एंड प्लस एम, यही होता है ऑर्डर। तो Yes. बस इसी को देखते हुए सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? मिथॉक्सी। क्यों? क्योंकि मिथॉक्सी का प्लस एम इफेक्ट है, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। Yes. उसके बाद आ जाएगा नॉर्मल, और उसके बाद आ जाएगा साइनाइड वाला, बिकॉज साइनाइड का कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। मैम पीछे की में गलत दिया हुआ है फिर शायद। सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ओके तो 1 2 3 आना चाहिए ना, ए होगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आई थिंक सही है। 132 दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद 24th था। 24th में हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखना था, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, तो सबसे कम स्टेबल होगा जिसमें एक ही बेंजीन है। उसके बाद आ जाएगा जिसमें एक बेंजीन है और दूसरी तरफ प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन है, तो एक एडिशनल इफेक्ट आ गया ना, क्योंकि ये चीज तो कॉमन ही थी। उसके बाद आएगा मूर कॉन्जुगेशन, 2 बेंजीन रिंग आ गई, और उसके बाद सबसे ज्यादा होगा जिसमें 3 बेंजीन रिंग आ जाएंगे। C6H5 बेंजीन के लिए होता है ना, दिस ग्रुप इज एक्चुअली C6H5, राइट? सो ऑर्डर पता चल गया होगा। ये 24 था। उसके बाद 29, उससे पहले तो नहीं है कोई? 29 से पहले तो नहीं है। 29, 25th, 25th था, किसके अंदर? फर्स्ट इंटरमीडिएट सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट इंटरमीडिएट सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। अगर हम पहला वाला देखें तो फर्स्ट केस में ये प्राइमरी है, नो कॉन्जुगेशन, लेकिन सेकेंड वाले में कॉन्जुगेशन है। प्राइमरी तो ये भी है पर कॉन्जुगेशन है, तो इसमें सेकेंड इज मोर स्टेबल, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गई। बी ऑप्शन में देखो, फर्स्ट में CH2 डॉट है, क्योंकि डॉट भी अनस्टेबल होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इफेक्ट, और कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो हर इंटरमीडिएट को स्टेबल करता है। अब जरा देखो सेकेंड वाले में हमने OH लगाया है, मुझे बताओ OH का क्या इफेक्ट होता है आदित्य? प्लस एम। प्लस है, तो प्लस वाले इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव है। हाँ, डॉट है ऊपर, डॉट है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, एक ही प्लस। बात है। हाँ, यस मैम, वो फर्क ज्यादा तो दोनों में सेकेंड वाला स्टेबल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यस सी वाला देखो, सी ऑप्शन में CH3CO पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव। नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, यस मैम। कोई रेजोनेंस नहीं है। यस मैम। सेकेंड वाले में कॉन्जुगेशन आ गया, यस मैम, रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस आ गई, और ऊपर से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पहुंच गया, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल, तो इसमें भी फर्स्ट नहीं आया। अब जरा लास्ट ऑप्शन देखिए 25th में CH3, यहाँ पर हमें बॉन्डिंग का रूल दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, यस मैम। ये एक ही कंपाउंड की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो देखिए जरा इसमें बैक बॉन्डिंग होगी ना? यस मैम, वो हमने पढ़ा भी था, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, लोन पेयर है। हाँ, तो ऑक्टेट स्टेबल है, तो D Yes. इज द राइट वन, कि जिसमें फर्स्ट इज मोर स्टेबल, इसको फर्स्ट बताया, इसको सेकंड बताया, तो इसमें यही बताना था ना, इन विच फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अच्छा ठीक है। यस 25th हो गया, देन 29, किसने पूछा था 29? मैंने पूछा था। हाँ, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन देखो किसका सबसे ज्यादा है? C का ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो किसी का होता ही नहीं। ओके मैम। 12 है, तो क्लियरली पता चल रहा है ना स्टेबल होगा। यस मैम। अगला क्वेश्चन कोई? इसमें तुम्हें 39 क्वेश्चन देखो, क्यूमुलेटिव, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में था ये। और उसके बाद आता था आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब दूर दूर है। क्यूमुलेटिव होता है जिसमें एडजेसेंट, ऐसे, इसको
क्यूमुलिन्स कहते हैं। ये बॉन्डिंग में बताया था मैंने, आइसोलेटेड, और ये कॉन्जुगेटेड, और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कॉन्जुगेशन से हमेशा स्टेबिलिटी आती है, व्हेन हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कॉन्जुगेशन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस तरह से होती है। क्यूमुलिन्स में पास पास डबल बॉन्ड आ जाते हैं, रिपेल करते हैं और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करना जिन्होंने नहीं किए हैं अभी भी, क्योंकि संडे को टेस्ट होने वाला है इसका, जीओसी का 46 में। बस इसके बाद मैं आगे का करवा रही हूँ। इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, हाँ ये वाला पॉइंट देख लें। बाकी ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नो हाइपर कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर 46, जरा ध्यान से देखिए। नो हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, ऑलवेज डबल बॉन्ड। और इसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम। वैसे भी दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड के तो हमेशा ही होते हैं। अगला है प्रोपीन। प्रोपीन में हाइपर कंजुगेशन है, और हाइपर कंजुगेशन से जो ओरिजिनल डबल बॉन्ड है उस जगह पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो 3 हाइपर कंजुगेशन है। ओके। जितनी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा उतना लॉन्गर बॉन्ड। अब तुम देखो जरा किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, लास्ट वाले में ना। लास्ट वाले में है। तो लास्ट वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ओके मैम, ऐसे क्वेश्चंस में हमें हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देनी होती है या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को? स्टेबिलिटी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देनी होती है, पर यहाँ किसी में रेजोनेंस है नहीं ना, इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं है ना, ये हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन को हमें प्रेफरेंस देना कार्बन की बॉन्ड लेंथ जानने के लिए। अब तुम्हें एक क्वेश्चन इसी पे पूछती हूँ मैं, देखो। अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, 1 ब्यूटीन है, और 1 ब्यूटीन में 2 सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। विच बॉन्ड इज लॉन्गर? विच बॉन्ड इज लॉन्गर? मैम ए। ए बॉन्ड इज लॉन्गर, और उसका रीजन क्या है? परमवीर बताओ जरा। परमवीर, तुमने बोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट नहीं दिया ना? मैम दिया था मैम, जो ओपन है वो नहीं दिया, लास्ट वाला दिया था। जो लास्ट वाला टेस्ट है दिया था वो, उससे पहले वाला नहीं दिया? यस मैम। टेस्ट ना बीच में मिस ना करो। अच्छा हाँ बताओ, रीजन क्या है? इन्होंने बोला कि ए की लेंथ बी से ज्यादा है, व्हाट इज द रीजन? मैम कोई भी सोचो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रही हूँ। ये sp3 है, ये sp2 है, सॉरी ये भी sp3 है, ये sp2 है। कुछ हिंट दिख रहा है? नो मैम। sp3 ऑर्बिटल बड़ा होता है, पता है सबको? यस। तो एक बिगर ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहा है, तो ए बॉन्ड इज sp3 सिंगल बॉन्ड, जबकि बी वाला क्या है, sp2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये छोटा होना चाहिए। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इस H के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन आगे, सो दिस सिंगल बॉन्ड इट बिकम्स अ डबल बॉन्ड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज शॉर्टर। तो दोनों रीजन हो गए ना, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। In 1 butene there are 2 carbon carbon single bond, which bond is longer? Which bond is longer?
उद्धव तुमने दिया है अभी आईयूपीएसी नेमिंग का टेस्ट? पिछला टेस्ट भी मिस किया था ना, इस बार का टेस्ट मिस मत करना उद्धव। ऑर्गेनिक का फर्स्ट टेस्ट है, स्टिल इट इज ओपन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट देना है तो फिर मैसेज जाएगा घर पे, तो वो थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है, इसलिए बेटर है इस वीक तक सारे टेस्ट दे दें जिन्होंने भी नहीं दिया है टेस्ट। चलिए अगला कोई डाउट जीओसी का? इसकी डिस्कशन वीडियो डाल दी, एक बार देखना, उसके बाद भी कोई डाउट होगा, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, राइट? हमने फर्स्ट 50 तक कर लिए डिस्कस, उसके बाद वाले और ट्राई कर लें, फिर हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे थे, हमने कौन सा रिएक्शन कर चुके हैं हम सब्स्टिट्यूशन में? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशलिटी, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू शो सच रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कोई भी E पॉजिटिव आता है और बेंजीन के H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ H positive by any other electrophile is electrophilic substitution reaction. So all aromatic compounds have tendency to show this reaction. Benzene में तो any hydrogen can be replaced, but here, can you tell me which hydrogen will be replaced? Ortho and para. Ortho and para, because methyl is ortho-para directing and activating also. मतलब कि इन दोनों में किसकी रिएक्शन फास्टर होगी, सेकंड वाले की फास्टर होगी और एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर होगी। तो रिएक्शन तो एक ही है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को रिप्लेस करेगा, पर कौन से H को रिप्लेस करेगा? जो ग्रुप पड़ा हुआ है ऑलरेडी बेंजीन पर, दैट विल डायरेक्ट द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। Similarly, if it is COOH group और E पॉजिटिव आया, मुझे बताएं COOH का क्या इफेक्ट होने वाला है? माइनस है। मैम डीएफ। माइनस M। यस मैम। COOH का माइनस M इफेक्ट है, तो ये Yes. मेटा डायरेक्टिंग है। तो COOH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर E आएगा और मेटा वाला H रिप्लेस हो जाएगा। So all these are electrophilic substitution reaction. और इन तीनों में फास्टेस्ट रिएक्शन सेकंड में होने वाली है और स्लोएस्ट रिएक्शन लास्ट वाला। तुम्हें पता चल गया होगा अब तक, तो हम इस पर कर चुके हैं। So these are electrophilic substitution reaction. एक्सक्यूज मी मैम। बोले मैम मुझे ये समझ नहीं आया E पॉजिटिव जो- ये हाँ क्या नहीं आया समझ में? कि जो पहला वाला है उसमें हाइड्रोजन को E पॉजिटिव ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है CH3 से, तो कैसा? CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन ma'am, रिच yes. हो गई तो E पॉजिटिव तो वहीं जाना चाहेगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो। यस मैम। गॉट इट? और यस तीसरे वाले में क्या है, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। माइनस M से क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेटेड, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक पॉजिटिव चीज पॉजिटिव जगह पे थोड़ी जाएगी। यस मैम। तो इसके कंपैरिजन में मेटा पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो इसकी प्रेफरेंस हम मेटा के लिए होगी ना, क्योंकि ऑर्थो का पॉजिटिव चार्ज तो इसको आने नहीं देगा। तो इसकी Yes. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, रेट Slow. क्या हुई? सबसे फास्टर हुआ सेकंड, जिसमें बेंजीन रिच हो Okay. गई और इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कर गया, एंड देन
इट इज फर्स्ट, और सबसे स्लो किस में हुई? थर्ड में। सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रेट ऑफ रिएक्शन। हम थर्ड वाली स्लो इसलिए क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट हो गई। और एक पॉजिटिव चीज पॉजिटिव जगह पर तो नहीं जाएगी ना, ई पॉजिटिव तो वहीं जाना चाहेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो। यहाँ तो ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेटेड हो। ओके मैम। मैम मतलब थर्ड वाले के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो स्लोएस्ट होगी इन तीनों में से। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है देखिए जरा, कि जो बेंजीन है उस पर जब ई पॉजिटिव आता है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उस ई पॉजिटिव को मिल जाते हैं। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और ये ई जो है यहाँ पर अटैक कर जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है, इसलिए स्लो स्टेप तो होगा ही, इसलिए एनर्जी देके ही होगी रिएक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की अलग अलग पोजीशन पर घूमता रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है इनमें से बताइए कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब तुम्हें ये एरो का मतलब समझ में आ रहा है, जहां से एरो निकला वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहां पर पहुंचा वहां डबल बॉन्ड बन गया और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए जो कि फास्ट स्टेप है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस कर देगा और बाहर निकल जाएगा ताकि एरोमेटिसिटी फिर से आ जाए। निखिल, ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट स्लाइड। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे थे, जो एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशलिटी है। बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बेंजीन के H को रिप्लेस कर देता है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ E पॉजिटिव H पॉजिटिव बाय E पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को रिप्लेस करता है तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजीन पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो और पैरा के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हो तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इसका पिक ले लो इस स्लाइड का। ओके मैम, ले लिया। सो ये था इसका मैकेनिज्म। मुझे बताओ थोड़ा सा समझ में आया मैकेनिज्म? तो ई पॉजिटिव को जगह ढूंढनी है अटैक के लिए। अगर बेंजीन है तो ऑल लोकेशंस आर आइडेंटिकल। ई पॉजिटिव कैन अटैक एनीवेयर, किसी भी कार्बन के किसी भी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले सकता था। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगता जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन को रिच करता तो ई पॉजिटिव वहीं जाना चाहता ना। इसका मतलब बेंजीन नहीं, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है वो डायरेक्ट करता है कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। दैट इज व्हाई वी कंसीडर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, लाइक which one is ortho para directing, which one is meta directing. तो डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन बेंजीन, ये क्लियर हुआ? नोट कर ले मैकेनिज्म। हाँ बोलो मैम। तो अगर जैसे कोई ग्रुप नहीं है तो फिर रैंडमली किसी उसमें भी वो जा सकता है। तो हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब तुम Yes, बेंजीन पे कहीं भी लगा दो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन कोई और ग्रुप होगा फिर 3 लोकेशन आ जाती है ना ऑर्थो मेटा पे। यस मैम। और इसमें इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होती है।
एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैं इसको भी मैं एक बार दोबारा समझा सकता हूँ? ये है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन। ई पॉजिटिव के आने पर इस ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ई पॉजिटिव की तरफ, यहाँ से इधर पहुंचे, यहाँ पहुंचे और यहाँ से ई को मिल गए, तो ई ने इस पोजीशन से बॉन्ड बना लिया, यहाँ से बॉन्ड बना लिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि ई को मिल गए तो दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ, यहाँ तक क्लियर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाते, इस पोजीशन पे आ जाते, तो ये वाली पोजीशन डेफिशिएंट हो जाती, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगली स्ट्रक्चर में क्या है, ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते तो ये पोजीशन डेफिशिएंट हो जाती। पर चाहे जो भी हो, तीनों ही स्ट्रक्चर में बेंजीन एरोमेटिक नहीं रही, तो एरोमेटिसिटी लेना हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है। तो ये जो H क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पर, तो इस जगह पर बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन यस गया मैम, यस मैम। और H अब पॉजिटिव की तरह बाहर निकल गया। तो E पॉजिटिव का आना और H पॉजिटिव का जाना, ये पूरी रिएक्शन क्या बन गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस मैम। क्लियर? यस मैम। तो अभी तुम हाइड्रोकार्बन में जब बेंजीन की रिएक्शंस करोगे ना, सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी। ये स्लाइड सबने नोट कर ली, दिस वन? अब जो अगर तुमसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। ES भी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई जगह ES लिखा जाता है, कई जगह SE लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे SR हो तो क्या कहोगे उसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रेडिकल। R का मतलब रेडिकल, S का मतलब जो है सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे SN होता, SN रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या तो SE या ES ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं कंपाउंड लिख रही हूँ, तो मैं बताना होगा ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है और ये मिथॉक्सी बेंजीन है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? सबसे पहले ऐसा करते ही सबसे पहले इफेक्ट्स लिखो, क्या क्या है। क्लोरीन है, याद करो क्लोरीन के लिए एक स्पेशल केस बताया था मैंने, -I इफेक्ट ओनली। -I और +M कंपैरेबल है। इसको क्या कहा था हमने, ऑर्थोपैरा बट डीएक्टिवेटेड। मैम क्लोरीन के केस में +M लेंगे, आपने वो कहा था कि +M तो है ही, डोमिनेटिंग -I होगा। कंपैरेबल है ये कहा था। ओके, +M डायरेक्ट करेगा, -I रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। नाइट्रो ग्रुप का क्या था, माइनस। तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हुआ ना, एंड मेटा डायरेक्टिंग हुआ। अब मिथाइल का कौन सा इफेक्ट था, हाइपर कंजुगेशन एंड +I, तो एक्टिवेटिंग है पर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हुआ ना, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन उतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना मेसोमेरिक है। लास्ट वाले का कौन सा इफेक्ट था, +M एंड -I, और +M को डिसाइड करते हैं तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा, ये भी ऑर्थोपैरा। तो ये सब लिखते ही हमें ऑर्डर आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, लास्ट वाले की। तो 5th वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नंबर किसका आएगा, 4th का। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 1 क्योंकि सेकंड इज डीएक्टिवेटिंग,
ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कॉमन है सभी में है। उसके बाद आएगा फर्स्ट, नो ग्रुप्स। इसके बाद नंबर आएगा किसका? सेकंड का, सेकंड का और लास्ट में आएगा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, थर्ड। जो कि थर्ड है। ये केवीपीवाई में इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। अगर मान लो यहाँ फिनॉल होता ना, फिनॉल का एक्टिवेटिंग इफेक्ट और भी ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा फिर ये लिख देते। मिथॉक्सी से ज्यादा होता है इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट है इसका। तो मैम जितना ज्यादा वो एक्टिवेटिंग होएगा उतना स्टेबल होएगा और इतना जल्दी होएगा। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उतना बेंजीन रिच होगी। तुम्हें रीजनिंग देनी हो ना तो ऐसे कहेगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच, जितनी रिच होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी, क्योंकि ई पॉजिटिव जल्दी अट्रैक्ट होगा। यहाँ स्टेबिलिटी से नहीं लेंगे हम उसको, यहाँ स्टेबिलिटी रीजन ही नहीं है, यहाँ तो रिचनेस ऑफ द बेंजीन इज द रीजन। जो रिचनेस बढ़ाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। मैम मेथॉक्सी और ओएच में ओएच इस करके है ना, क्योंकि मेथॉक्सी में वो मिक्स्ड कॉन्जुगेशन हो सकती है। नहीं, मिक्स कॉन्जुगेशन नहीं है, क्रॉस कॉन्जुगेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये जो OH है ना, इसमें स्टेरिक इफेक्ट कम है, तो इसका लोन पेयर बहुत जल्दी रिंग के साथ इजीली यहाँ से लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देगा। मेथॉक्सी में क्या होगा, ये जो मिथाइल के हाइड्रोजन है ना, इसकी लेटरल ओवरलैपिंग में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ये बीच में आ जाएंगे ना, तो उतना एफिशिएंटली वो ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो ये सब करने से बेटर है हम एक चीज देख लें, उसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। ध्वनि, हम यहाँ बेंजीन में ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात नहीं करते, हम इसकी स्टेबिलिटी बोलते हैं फॉर विच रिएजेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन रिएक्टिव है, तो हम उस एंगल से बात करते हैं। ओके मैम, बट एज अ कंपाउंड मतलब इनको हम स्टेबिलिटी में ले नहीं सकते? नहीं ले सकते, अल्कीन को लेते हैं, इनको नहीं लेते। सो लास्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो 12th में इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आती है, तो उसकी डिटेल तो तभी करेंगे हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा चला गया, जैसे कि मान लो हमने KCN डाला इसमें, ठीक है, तो ये CN यहाँ अटैक करता है और Cl को बाहर निकाल देता है, तो R के साथ ये CN जुड़ जाता है, तो रिएक्शन क्या बनी, Cl नेगेटिव गया और CN नेगेटिव आया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। सो ऑर्गेनिक हैलाइड की जितनी भी रिएक्शन है ना वो इसी के थ्रू होती है, अल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज करते हैं, वो सब नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो तुम्हें टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ये पता चला, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। अल्काइल हैलाइड में, एसिड हैलाइड के अंदर ऐसी ही रिएक्शन होती है। अगर हम मैम उसमें भी इसलिए कहेंगे ना बिकॉज हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत लो होती है। हाँ, लो होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, कोई भी आके उसको रिप्लेस कर देता है। Ma'am, can you repeat what you just said? In nucleophilic substitution, halogens are weak nucleophile, electronegativities ज्यादा है ना, so they can be replaced by any other nucleophile जो उससे stronger है ना। एक स्ट्रॉन्ग आएगा, वीक को रिप्लेस कर देगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आया और Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इशिता, मैं अभी दिखा रही हूँ तुम्हें प्रीवियस स्लाइड। हाँ जी, ये स्लाइड लिखिए। चार्जेस को डिनोट किए। चार्जेस ये बताने के लिए कि अनायन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड इज न्यूक्लियोफाइल, यस, और जो रिप्लेस हो रहा है वो क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब तुम समझ सकते हो, कोई भी अनायन आएगा Cl को बाहर निकाल देगा।
ये थी प्रीवियस स्लाइड देशिता। एक्सक्यूज मैम, मैम इस स्लाइड में जो Cl का है वो हमारा स्पेशल केस था ना, हैलोजेंस वाला। हैलोजन स्पेशल केस था, डीएक्टिवेटिंग। यस, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, जो +1 में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती हैं, अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड। हमारे जो साइनॉप्सिस में बैक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न का टेस्ट है, तो इसके बैक क्वेश्चंस को ध्यान से कर लें नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा पूछ लें, इसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट, फर्स्ट 50 हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, एडिशन रिएक्शन, एडिशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड। कौन कौन से? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड। तो एल्कीन और अल्काइन की सारी रिएक्शन एक तरह से एडिशन रिएक्शन से, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड की रिएक्शंस ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इन पर जो एडिशन है वो, इससे उसका जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ये गायब हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ भी वही 3 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? पहले स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले स्टेप में सिस्टम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले स्टेप में रेडिकल अटैक कर रहा है तो रेडिकल एडिशन। तो फर्स्ट केस की तरह, सब्स्टिट्यूशन की तरह, एडिशन भी 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड रेडिकल एडिशन। मैम मैम जो लास्ट स्लाइड में हमने करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैम वो सिर्फ हैलाइड पे होती है? नहीं, और भी कई केसेस हैं, मैंने एग्जांपल तुम्हें भी हैलाइड का बताया कि तुम यू आर फेमिलियर विद हैलाइड। ओके। पर वो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस हैं, तो फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट ईयर आएंगे। सो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। ध्यान से देखिए इसको। और इसमें हमेशा जब भी इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में ऐड होगा वो कार्बोकेटायन बनेगा वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये है अल्कीन, प्रोपीन है, जो डबल बॉन्ड है दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तुम सबको पता है ना ये न्यूक्लियोफाइल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो इस पर अटैक कौन करने वाला है? एक इलेक्ट्रोफाइल। Nucleophile will always be attacked by electrophile in first step.
अगर हम इसमें HCl डालें तो पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? HCl का H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव के पास दो ऑप्शन है कि H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए, पर ये जिस भी कार्बन पे जाएगा इलेक्ट्रॉन उसी तरफ आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हुए, इस इफेक्ट को क्या नाम दिया था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, याद है? प्लस ई। जैसे ही हमने इसमें HCl डाला, इसके पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। लास्ट वाले कार्बन पर अगर ये ट्रांसफर होते तो बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, जबकि इसके ऑपोजिट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते, सेंटर वाले कार्बन की तरफ जाते और H यहाँ अटैक करता तो पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले कार्बन पे पहुंचता। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, विच इज मोर स्टेबल, सेकंड वन है ना, और ये लेस स्टेबल है। इसका मतलब इन दोनों में से मैकेनिज्म किसको सेलेक्ट करेगा? इस वाले को सेलेक्ट करेगा। और इसी पर अगले स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप है, उसमें Cl नेगेटिव आएगा। तो हम तो रिएक्शन को डिसाइड करते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमें गाइड कर रहा है कि रिएक्शन को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो अगर ये पहला वाला होता तो हमें लास्ट प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन मिलता, लेकिन सेकेंड वाला स्टेप होता तो हमें 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता और हमें मिलेगा क्या? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब रिएक्शन का मेथड क्या होगा? हम किस तरीके से रिएक्शन करना चाहेंगे जिससे कि कार्बोकेटायन स्टेबल बने, और इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैंने बताई भी थी, रिचर बिकम्स मोर रिचर, याद है? यस मैम। रिचर बिकम्स मोर रिचर मतलब हाइड्रोजन वहीं जा रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मल्टीपल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहीं आ रहा है। रिचर बिकम्स मोर रिचर, जहाँ CH2 है वहीं H आ रहा है। जो पुअर है CH वाला, वहां हाइड्रोजन नहीं जा रहा। और इस रूल को हमने क्या नाम दिया था? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल। So electrophilic addition reactions follow Markovnikov rule. मैम ये रूल दोबारा समझा दो। ये रूल कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पर उस जगह जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल अगर हाइड्रोजन है तो रिचर बिकम्स मोर रिचर बन जाएगा। हाइड्रोजन विल ऐड ऑन दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर हाइड्रोजन जाएगा अटैकिंग रिएजेंट का। ये अटैकिंग रिएजेंट है। पर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी है एक कार्बन पास। मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन होता है, सिंगल बॉन्ड पे नहीं होता ना। इस पे तो कुछ जा ही नहीं सकता, ये तो पहले ही 4 बॉन्ड बन चुके हैं। इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। प्लस ई इफेक्ट इज फॉर पाई बॉन्ड। जैसे HCl आया, इसके पाई बॉन्ड ट्रांसफर यहाँ पर फ्री हो गई, तो अब H पॉजिटिव के लिए साइड ढूंढेगा वो। मैंने बताया इसलिए कि यू कैन इजीली चेक और जज की रिएक्शन कैसे होने वाली है। अल्टीमेटली तो तुम्हें रिएक्शन ही लिखनी है। हम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? मैम इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 2 क्लोरोप्रोपीन है वो फॉर्म होएगा 1 क्लोरोप्रोपीन। 1 क्लोरो नहीं बनेगा क्योंकि उसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल या फिर मतलब लाइक कम फॉर्म होगा, नेग्लिजिबल, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज प्लस ई इफेक्ट वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो?
प्लस ई है कि अटैकिंग साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना. एंड व्हाट इज द अटैकिंग साइड? यहाँ पर अटैकिंग साइड इज दिस कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ ऐड हो रहा है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टुवर्ड्स अटैकिंग साइड. तो अटैकिंग साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? प्लस ई थे. अगर इलेक्ट्रॉन अटैकिंग साइड के ऑपोजिट जाते तो माइनस ई कहते. ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम. तो मैम सेकंड ऑप्शन में प्लस ही हो रहा है और फर्स्ट में नहीं नहीं है, दोनों में एक ही प्लस ई ही है, क्योंकि सेकंड ये फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं आ रहा है. अटैकिंग साइड इसको बना रहे हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे. प्लस ई इज ऑलवेज देयर, चाहे फर्स्ट मैकेनिज्म हो या सेकंड हो. इलेक्ट्रॉन्स वहीं जा रहे हैं जो अटैकिंग साइड है. अगर हमने इसको अटैकिंग साइड माना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, बट इससे हमें कार्बोकेटायन क्या मिलेगा? प्राइमरी. सो दिस इज नॉट फिजिबल. बट अगर हम क्या करेंगे, हम अटैकिंग साइड लास्ट वाले को मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे हैं. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अटैकिंग साइड इज प्लस ई. ये क्लियर है? ओके मैम. तो वो जाएगा अटैकिंग साइड की तरफ ही, बस हमने अटैकिंग साइड दोनों में डिफरेंट ली हुई है, तो इसलिए वो रिएक्शन आ रहा है. हाँ, तो हमें चेक करना था ना वेयर टू गो, तो उसके लिए हमने मैकेनिज्म फॉलो किया. और हमें पता है कि पहला स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, किसका फास्टर होगा इन दोनों में से? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? सेकंड वाले का थोड़ा सा फास्टर होगा ना, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है. सो फर्स्ट मैकेनिज्म इट विल नॉट बी फॉलोड बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल. अनस्टेबल चीज को जबरदस्ती बनाना पड़ता है, जबकि इस वाले का इंटरमीडिएट जल्दी से बनेगा. इश्यूज मैम फर्स्ट वाला स्लो और सेकंड वाला फास्ट क्यों है? जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, याद करो मैंने बताया था, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, उसको बनाने में कम एनर्जी देनी पड़ती है. यस मैम. एनर्जी तो देनी ही पड़ती है, इंटरमीडिएट बनाने में एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेट करना पड़ेगा ना. यस मैम, वो तो है. याद है ना? तो एक्टिवेशन किस में ज्यादा करना पड़ेगा? जब हम आगे बनाने वाली चीज बहुत ही अनस्टेबल है, जबरदस्ती बना रहे हैं उसको. यस मैम. तो इन दोनों में से किसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए? इसको. यस मैम. और रिएक्शन किस ट्रैक पे जाती है जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है? हम भी वही करते हैं ना, जब कम काम करना पड़े वो उस तरफ ही जाएंगे ना. यस मैम. अगर हमारा फाइनल एक ही है डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन क्या है? डबल बॉन्ड पे ऐड होना. तो हम एडिशन का वो मेथड लेंगे जिसमें कम एनर्जी चाहिए. क्लोरीन में फास्ट क्यों है मैम? ये मेरे को उसमें हो जाता है. इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल. इंटरमीडिएट का बनना स्लो होता है और उसका यूज होना फास्टर होता है ना. यस, अच्छा, ओके मैम. ये एक स्टेबल कंपाउंड है. लास्ट क्लास में मैकेनिज्म कर रहे थे तो हमने कहा, क्या कहा था? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आती है जो बहुत एनर्जी वाली होती है, वो इंटरमीडिएट होता है. ओके. अब जैसे ही देखिए. एक्सक्यूज मी मैम. मैम मेरा पिछले स्लाइड में क्वेश्चन था. बोलो. यस मैम. मैम तो इसका मतलब है कि जो अटैकिंग साइड है वो कभी भी डिफाइंड नहीं है, और हम वो वाली अटैकिंग साइड होती है जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है. इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल. यस मैम, तो मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि अटैकिंग साइड क्या है. हमें नहीं, समटाइम्स वी कैन डिफाइन. हाँ, देखना पड़ेगा, हर सिस्टम को देखना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा. क्योंकि एल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें पता है. इसका मतलब इस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल नहीं करना. अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, उसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं. जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर, ये सबस्ट्रेट है ना, दिस इज सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो हमें देखना क्या है कि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर जल्दी से आ सकता है. अब जैसे अगला क्वेश्चन देख, इसमें HBr का एडिशन करवाया, बताओ जरा क्या बनेगा प्रोडक्ट बिना मैकेनिज्म के?
ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन. इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड ऑन दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैव मोर हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल. रिचर बिकम्स मोर रिचर. अब देखो जरा रिचर कौन सा है, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन? मैम CH2. CH2 वाला कार्बन. तो बस हमारा प्रोडक्ट निकालना आसान है. इस H को इसके साथ कंबाइन कर दो. CH2 से क्या बन गया? CH3. इस कार्बन पर Br ऐड कर दो. ऑब्वियसली अगले कार्बन पर दूसरी चीज जाएगी ना. यस मैम. तो अब देखो कंपाउंड क्या बना. 1 2 3 it is 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो एक बार हमने मैकेनिज्म चेक कर ली, उसके बाद हमारी रिएक्शन लिखना कितना आसान हो गया ना. रिचर बिकम्स मोर रिचर एंड जस्ट यू कैन डू दिस क्वेश्चन. अब तुम इसमें मान लो वाटर ऐड करते हो एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वाटर में H+ आना आसानी से होते नहीं है ना, न्यूट्रल होता है. थोड़ा सा एसिड डाल दिया. बताओ कहाँ ऐड होगा वाटर का H और OH? CH2 पे क्या जाएगा? H. यस मैम. और अगले वाले C पे आएगा OH. बन गया ये अल्कोहल. सो इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट. और हमें पता है डबल बॉन्ड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? एडिशन. तो जो भी हमने अटैकिंग रिएजेंट डाला इस सबस्ट्रेट पर वो डबल बॉन्ड पर ऐड होने वाला है. अगर ये ऐड होने वाला है तो ये कैसे ऐड होगा? इसी तरीके से. क्योंकि इन रिएक्शंस में पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. तुम्हें पता है ना सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है. तो ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. and they require low energy. तो ये रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पे करवाते हैं. हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही एक्टिवेट करना पड़ता है. हम इसके ऊपर वो क्या रिएक्शन दिखाया हुआ है? ये मैंने लिखा है वाटर. अगर HBr की जगह हम इसमें H+ आयन की प्रेजेंस में वाटर डालते तो वाटर का H और OH ऐड हो जाता ना. रूल कौन सा होता? वही मार्कोनिकॉफ रूल. अब तुम्हें बार बार वो पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं थी ना. ये रिएक्शन जनरली हम डार्क में करवाते हैं. सनलाइट वगैरह कुछ नहीं लेते, डार्क में रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. मैम अगर हम सनलाइट में करेंगे इसमें रेडिकल्स बन जाएंगे. हाँ, वो रेडिकल को फेवर करेंगे ना. वो रेडिकल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो H+ और Br- चाहिए. सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, ये कुछ क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. अब जरा एक एग्जांपल हम अल्काइन का भी ले लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. अब जरा इसमें हम ऐड करते हैं HCl ऐड करते हैं. मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा है ना. H जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर. CH का बन जाएगा CH2. ट्रिपल बॉन्ड से क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड. और यहाँ पर ऐड हो जाएगा Cl. बट डबल बॉन्ड है तो स्टिल देयर विल बी वन मोर एडिशन. फिर से वही मार्कोनिकॉफ रूल. रिचर बिकम्स मोर रिचर. जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर फिर H जाएगा और दोनों क्लोरीन बीच में आ जाएंगे. तो हमें क्या मिला? 2 2. एवरी टाइम हमने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया. डाइक्लोरोप्रोपेन.
ये एक कैटेगरी होती है हैलाइड की, इसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जेम का मतलब जब एक ही कार्बन पर हैलोजन लगा हो। बोथ द हैलोजन ऑन सेम कार्बन। सो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और इलेक्ट्रोफाइल किस रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल का रीजन क्या है? क्यों मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है? बिकॉज बाय दिस वे वी कैन गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। नहीं, जब हम मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल मिलता है, सेकेंडरी टाइप का मिलता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम तो हमें 2HCl नहीं लिखना चाहिए? हाँ 2HCl ही है, तो मैंने मैकेनिज्म बताया है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते तो हम ऐसे ही लिखते 2HCl, 2 स्टेप में एडिशन होता है। H यहाँ ऐड होता जाएगा, क्लोरीन यहाँ ऐड होता जाएगा। ओके मैम, मुझे लगा कि अनलिमिटेड होता है, आते जाएगा। नहीं नहीं, जितने जब तक पाई बॉन्ड है तब तक आता जाएगा। जब पाई बॉन्ड खत्म, एडिशन खत्म, सैचुरेटेड हो गया ना, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड का बनना ही एडिशन रिएक्शन। उसके बाद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अगर कुछ डालेंगे तो रिप्लेसमेंट होगा। Cl का रिप्लेसमेंट होता है ना। Cl का रिप्लेसमेंट कौन से मैकेनिज्म से होता है? कौन सी रिएक्शन से होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो क्लोरीन है वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ना। पर अभी तो मैं ये रिएक्शन बता रही हूँ, मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तक आना है। पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और सिंगल बॉन्ड बनते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, जो मार्कोनिकॉफ रूल है मैम, उसका रीजन ये हो सकता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं। उसका रीजन यही है, मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि हमें रिएक्शन वैसे करवानी चाहिए जिससे इंटरमीडिएट स्टेबल हो। मार्कोनिकॉफ ने कहा ज्यादा सोचना ना पड़े तो सीधा एक रूल ही बना दो कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वहां अल्काइल कम। नहीं, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर अल्काइल ग्रुप नहीं है। अल्काइल ग्रुप नहीं है तो जो कार्बोकेटायन है वो अनस्टेबल बनेगा। इसलिए हम वहीं पर ऐड करवा दें ताकि कार्बोकेटायन अगली जगह पर चला जाए। ओके। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से ज्यादा फास्टर डबल बॉन्ड की रिएक्शंस होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड में इंटरमीडिएट स्टेबल बनते हैं। अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। हाइड्रोकार्बन में करेंगे ये। मैम अगर जैसे इसमें HCl की जगह KCl होता तो बस वही सेम ही होता कि बस H की जगह वहां चीज पे। बताऊं तुम्हें, K पॉजिटिव इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। यस मैम। मैम बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना। रिएक्शन होएगा ही नहीं मतलब। सो इलेक्ट्रोफाइल इज मस्ट। कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल। नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रोफाइल इज मस्ट फॉर दीज रिएक्शन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल है उनको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो KCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसका रीजन है देयर इज नो इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल। K पॉजिटिव इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। मैम अगर एक ही रिएक्शन में 2 डबल बॉन्ड्स हो, 2 डबल बॉन्ड हो तो फिर वो 1,4 एडिशन होता है। वो एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, बताऊंगी बाद में हाइड्रोकार्बन। अभी हम एक डबल बॉन्ड के राउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब है क्या कि अगर मान लो ये किसी रिंग में भी होता ना, मान लो ये है, तो सेम पैटर्न है।
जो एलिसाइक्लिक की रिएक्शन जस्ट लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। अब मान लो इसमें HBr डालो, अगेन यू कैन अप्लाई द सेम रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। देखो कैसे, ये CH है और ये C है, तो बताओ जरा H कहाँ जाएगा, CH पर या C पर? CH पर। CH। तो बस हमें प्रोडक्ट पता चल गया। यहाँ पर एक H ऐड कर दो, एक H तो ऑलरेडी था, और जहाँ मिथाइल है उस कार्बन पर Br ऐड कर दो, बन गया ये कंपाउंड। क्या नेम हुआ इसका? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सो हमें फोकस करना है कौन सी लोकेशन को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन, क्योंकि एडिशन वही होता है और डार्क में हम करते हैं ये रिएक्शन। Richer becomes more richer, right? मतलब हर एक कंपाउंड का मतलब एम यही है कि सैचुरेशन अटेन करे। सैचुरेशन करना। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर है, पाई बॉन्ड एडिशन के लिए अवेलेबल होते हैं, पाई बॉन्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसीलिए एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यस मैम। बेंजीन में ये एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं होती, बेंजीन रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड स्टेबल है, डीलोकलाइज्ड है, एरोमेटिक। हाँ तो होती है उसमें भी, पर बहुत कम होती है। मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करता है मतलब। हाँ, वो सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, वो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता, वो डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना चाहता है अपने, इसलिए उसमें हाइड्रोजन सेक्रीफाइस कर देता है, हाइड्रोजन जाता है और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, एल्कीन के डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड है। इन एल्कीन pi electrons are localized, so available for addition, available for वाले रिएक्शन में मैकेनिज्म में दिखाया था ना कि वो H और E पहले एक साथ थे, फिर उसने H लूज कर दिया था। हाँ बिल्कुल, और एरोमेटिसिटी ऐड तो हुआ, वो E पॉजिटिव बेंजीन पे गया तो, पर ऐड नहीं हो पाया क्योंकि एरोमेटिसिटी रिटेन करनी थी। यस, ये लिख सकते हैं, whereas in benzene pi electrons are delocalized, so not available for addition. मैम तो अगर कहीं कॉन्जुगेशन हो रही है तो वो रेजिस्ट करेगा एडिशन रिएक्शन? रेजिस्ट करता है, हाँ, यहाँ उसकी एडिशन रिएक्शन स्लो होती है, पर बेंजीन की तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा स्लो होगी ना, क्योंकि बेंजीन में तो एरोमेटिसिटी को लूज वो करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड पर एडिशन हो गया तो एरोमेटिसिटी गई। बट कुछ एनर्जी देकर हम करवा तो सकते ही, कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं, हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर एक एल्कीन और एक बेंजीन है तो किस पे एडिशन फास्टर होगा, एल्कीन पे। कहीं कॉन्जुगेशन है, कहीं नॉन कॉन्जुगेशन है, तो जहाँ नॉन कॉन्जुगेशन है वहां पर रिएक्शन फास्टर होगा। सो काफी आइडिया लग गया होगा। एडिशन रिएक्शन अराउंड एल्कीन, पूरे हाइड्रोकार्बन में यही रिएक्शन करने वाले होते हैं, बस अलग अलग ये रिएजेंट डालते जाओगे, अलग अलग रिएक्शन होती जाएंगी। गॉट इट? चलिए देखते हैं कितना तुम्हें समझ में आया। हाँ, डन मैम। अगर मान लो इस कंपाउंड में हमने डाल दिया ICl, इमेजिनरी तो नहीं है, नोन है ये कंपाउंड, बताओ I कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा? आयन CH2। आयन CH2 पे जाएगा, क्योंकि I पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो I पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। तो मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट फॉर हाइड्रोजन, इट इज बेसिकली फॉर इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल इस टर्मिनल कार्बन पे जाएगा, CH2 के साथ I का बॉन्ड बन गया और CH पर क्या आ गया, Cl आ गया, क्लोरीन। So Markovnikov rule is applicable, right? इस तरह से ये जो रिएजेंट चेंज करते जाओ तुम डबल बॉन्ड के प्रोडक्ट बताते जाओगे।
बट तुमने नोटिस किया होगा कि इन रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमारे इंटरमीडिएट पर हमारी कमांड होना जरूरी है ना। इंटरमीडिएट कौन से हैं, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, वो चीज पता चल जाए, ऑर्गेनिक सारी समझ में आ जाती है। हाँ जी, चलें आगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, नाम से पता चल रहा है रेडिकल ऐड होंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन आती है एक, ये रिएक्शन होती है HBr के साथ, और ये तब होती है जब इसमें पेरोक्साइड डाले जाए। याद आया पेरोक्साइड केस क्या था? रेडिकल इनिशिएटर। तो इस बार H डॉट और Br डॉट बनेंगे। मैं पहले मैकेनिज्म बता देती हूँ, नहीं चलो पहले रिएक्शन बता देती हूँ। H डॉट Br डॉट, जब रेडिकल ऐड होते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, तो ये रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब पुअर बिकम्स रिचर, ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। तो मुझे बताओ पुअर बिकम्स रिचर का मतलब अब हमें प्रोडक्ट क्या बना? जो CH है वहां पर H गया, हाइड्रोजन आएगा और लास्ट वाले पे Br आएगा, ब्रोमीन आएगा। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसको ध्यान से देखना। मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे लिखा था, एक में लिखा था एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। नॉर्मली क्या होता है मार्कोनिकॉफ में कुछ भी नहीं लिखते, ना प्रेजेंस ना एब्सेंस, लेकिन वहां स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने लिख दिया इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और कई स्टूडेंट है ना वो एब्सेंस वर्ड पढ़ा नहीं, पेरोक्साइड देखते ही फटाफट ये तो पता है और रॉन्ग कर दिया। तो ये याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मार्कोव रूल फॉलो होगा ना? हाँ, अगर एब्सेंस होता तो मार्कोनिकॉफ रूल होता, अभी प्रेजेंस है तो फिर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये रेडिकल के थ्रू एडिशन है। क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था बताती हूँ तुम्हें, पहले रिएक्शन लिख लें। और ये सिर्फ HBr के साथ ही होती है, ओनली विद HBr। HCl और HI में नहीं होती है रिएक्शन, क्योंकि HCl में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अपोज रेडिकल फॉर्मेशन। HI में क्या होगा, रेडिकल बन तो जाएंगे, पर आयोडीन रेडिकल की टेंडेंसी है इमीडिएटली दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर आयोडीन सॉलिड बना देता है। तो आयोडीन रेडिकल अवेलेबल ही नहीं। तो ये रिएक्शन सिर्फ HBr में हुई, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी कम था, और जो Br डॉट है दैट स्टे फॉर लॉन्गर देन I डॉट। जो HI है उससे सैचुरेट तो हो जाएगा ना वो, क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल्स है। हाइड्रोजन रेडिकल है, पर हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आयोडीन अवेलेबल ही नहीं हुआ। तो H ही ऐड होते जाएंगे दोनों तरफ, इधर भी H ऐड हो गया, इधर भी H ऐड हो गया, तो अल्केन बन गया ना। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जब स्टार्ट में मैंने रेडिकल बताया था, तो मैंने कहा था रेडिकल के फॉर्मेशन को दो चीजें फेवर करती है, या तो सनलाइट, यस मैम, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। यस मैम। सनलाइट हम ले नहीं सकते क्योंकि एडिशन रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, ओके मैम। टूटते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहा रेडिकल बनाने के लिए? पेरोक्साइड। मैम आप HI वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? HI में रेडिकल बना, H डॉट और I डॉट बना, बट I डॉट रेडिकली डाइमराइज, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। इट डजंट स्टे लॉन्गर। ये इस पर ऐड होने से पहले खुद ही इसके दो एटम कंबाइन होकर I2 मॉलिक्यूल बना ले। अब I2 बन गया, फिर तो वो ऐड नहीं होगा ना, रेडिकल ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर रेडिकल बनने के बाद भी वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ बना ही नहीं है। इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद
HBr in presence of peroxide, right? हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? सो तुम्हें रिएक्शन ये वाली लिखनी है, ठीक है? जैसे देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, हम यहाँ लिख रहे हैं HBr, सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं HBr प्लस पेरोक्साइड, और हमें प्रोडक्ट बताना है। सो इन फर्स्ट केस हम क्या लेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल, रिचर बिकम्स मोर रिचर, यहाँ पर Br आ जाएगा, एंड पे H आ जाएगा। सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे हम? NT, मार्कोनिकॉफ रूल, पुअर बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स रिचर, C पर H ऐड हो गया और यहाँ पर Br। तो हमें दो आइसोमर मिले ना, ये आइसोमर है ना इन दोनों, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें Br की लोकेशन में डिफरेंस है। 1 2 3 1 2 3, ये 2 ब्रोमो है, ये 1 ब्रोमो है, तो ये दोनों क्या हुए? आइसोमर हुए ना, पोजिशनल आइसोमर। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एक तरह से हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी रिएक्शन कवर हो गई इसमें। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है उसका मैकेनिज्म क्या होगा? बताती हूँ अभी। ये मान लीजिए कोई पेरोक्साइड है, होमोलिटिक फिशन हुआ यहाँ से, अब इसने अटैक किया HBr के साथ, और उसने HBr के H को ले लिया और Br डॉट बना दिया। ये Br डॉट बनाने में हेल्प किया ना इसने। अब Br डॉट यहाँ गया, अब यहाँ इसके सामने दो ऑप्शन है, अगर ये लास्ट वाले पे जाता है, CH2 पे Br आता है, तो डॉट बीच में बनता है, और अगर ये मिडिल वाले पे जाता है तो डॉट साइड में बनता है। ये प्राइमरी रेडिकल है और ये सेकेंडरी रेडिकल है। कौन स्टेबल होता है? सेकेंडरी रेडिकल। अगले स्टेप में यहाँ H डॉट आ जाता है, इसमें से H ले लेता है, और OR डॉट फिर से मिल जाता है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस है ना, क्योंकि पेरोक्साइड का ये बॉन्ड तो वापस से मिल गया हमें, तो इसकी जगह इसने इसको प्रेफर किया ना, ये है इसका मैकेनिज्म। कि ये जो फॉलो हुआ मैकेनिज्म, दैट वाज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फ्री रेडिकल।
अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते, पुअर बिकम्स रिचर करते, तो हमें इंटरमीडिएट स्टेबल मिलता। Ma'am, what have you written after secondary radical? Secondary radical is more stable. Secondary radical is more stable. More plus का इफेक्ट है ना, दो अल्काइल ग्रुप का। यहाँ पर ये मिथाइल दूर है तो इसका प्लस साइन कम है। And ma'am, below that, ये HOR, ये जो डाला था हमने, ये बना था ना, ये वाला, ये यहाँ आएगा और इसमें से H डॉट को खींच लेगा। okay ma'am. डॉट तो डॉट से कंबाइन होता है। ये मैकेनिज्म है, अगर पूछा जाए तब लिखो, नहीं तो हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो तुम प्रोडक्ट लिख ही सकते थे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप ये फिर से समझा दो। Yes ma'am. ये डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर गया और एक इधर गया, इस दोनों कार्बन पर डॉट आ गया। अब बताओ ये कौन से डॉट से कंबाइन होगा कि स्टेबल इंटरमीडिएट बने? तो ये CH2 पर अगर Br ऐड होता तो बीच में डॉट आता ना, और अगर ये बीच वाले कार्बन पर ऐड होता तो साइड में डॉट आता। हमारे पास दो इंटरमीडिएट बनने के चांसेस थे, तो कौन सा बनेगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला बनेगा ना। तो Br जो है लास्ट में गया। मार्कोनिकॉफ में पहले स्टेप में ऐड कौन होता है? H पॉजिटिव। इस केस में ऐड कौन हो रहा है? डॉट, Br डॉट ऐड हो रहा है, वही अवेलेबल हो रहा है ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाँ, कुछ पता चला? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ आकर इस कार्बन पर पहुंचे। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद ये कार्बन अब Br के साथ कंबाइन होना चाहेगा। अगर यहाँ Br आ जाएगा तो डॉट बीच में रह जाएगा और बीच में रहना वो पसंद करेगा। आ गया समझ में? रीजन फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। Yes ma'am. यस मैम। मैम मतलब इसमें होमोलिटिक फिजन होगी और फिर आगे जो रेडिकल इंटरमीडिएट है वो उस पोजीशन पे जाएगा जो फेवरेबल है। बिल्कुल। ये मैकेनिज्म लिख लिया सबने? Yes ma'am. नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट ईयर आएगी ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। C डबल बॉन्ड O में अगर हम KCN डालें इन प्रेजेंस ऑफ HCN तो कार्बन पर CN और ऑक्सीजन पर OH आता है। और ये हुआ कैसे होगा सुन लें पहले। CO में जब हम KCN डाल रहे हैं, K पॉजिटिव CN नेगेटिव डाल रहे हैं, K पॉजिटिव तो रिएक्ट करता नहीं है, तो रिएक्ट कौन करेगा? CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव इन दोनों में से कहाँ जाना चाहेगा? कार्बन पर। तो ये कार्बन पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उससे दूर। कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस अटैकिंग साइड से दूर। अब CN जैसे ही कार्बन पर ऐड हुआ, अब ये कंप्लीट बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। अब O नेगेटिव एक बेस है और HCN एक एसिड, इसमें से H पॉजिटिव को खींच लेगा और CN फिर से अवेलेबल। तो इसका मतलब हमें इस रिएक्शन को लिखना कैसे चाहिए था? CO पर HCN ऐड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ KCN, क्योंकि साइनाइड तो वापस हमें मिल रहा है ना KCN का। ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। पर स्टार्ट करने के लिए हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, क्योंकि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ही ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो पहला स्टेप है, स्लो स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड। KCN का साइनाइड आयन अटैक हुआ, O नेगेटिव बना, उसने बचे हुए HCN से H को खींच लिया और CN नेगेटिव फिर से अवेलेबल हो गया। अब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता जाएगा।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी। सो ये तीनों एडिशन रिएक्शंस हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक। पहले दो हम रिएक्शन HCN डायरेक्टली नहीं कर सकता है। HCN बहुत ही वीक एसिड है, तो इससे बहुत कम H+ आयन मिलते हैं, जबकि KCN तो आयनिक कंपाउंड है और साइनाइड आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और CO का जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक का सेंटर भी है। तुम्हें पता है ना CO कैन एक्ट एज बोथ, पर हमने इस मीडियम में न्यूक्लियोफाइल की रिचनेस कर दी ना, KCN डाल दिया, उसे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए अवेलेबल हो गया, और इसीलिए CN का अटैक पहले स्टेप में जल्दी हो। मैम इसका मैकेनिज्म फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? KCN का साइनाइड आयन जो था C नेगेटिव था, इसका C नेगेटिव यहाँ कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएंगे, उससे क्या हो गया, CN और C का बॉन्ड बन गया, ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब वो नेगेटिव जो है वो HCN में से किसको खींचेगा, H को खींचेगा। HCN बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, HCl HBr की तरह की जल्दी से H+ आयन दे दे, इसमें से तो खींचना पड़ता है, तो जो O नेगेटिव है वो इसमें से H को खींच लेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, साइनाइड आयन फिर से अवेलेबल हो गया। इसका मतलब KCN तो बहुत थोड़ा सा डालने की जरूरत है ना, जस्ट स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद तो HCN के साइनाइड आयन फ्री होते जाएंगे। ये थी हमारी एडिशन रिएक्शंस। मामा आपने स्लो क्यों लिखा है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एक स्टेबल चीज से अनायन बना रहे हैं। सेकंड स्टेप उसके कंपैरिजन में फास्टर है, फर्स्ट स्टेप स्लोअर है। मैम जो ऊपर बॉक्स में लिखी हुई है फाइनल रिएक्शन में, वो कैसे लिखी? वो इन सबको मिला के लिखी ना, KCN का तो सिर्फ साइनाइड आयन पहले गया फिर अवेलेबल हो गया, तो इसका मतलब ये कंज्यूम नहीं हुआ ना। यस मैम। समझ रहे हो, तो जो कंज्यूम नहीं होता उसको कैटलिस्ट कहते हैं, तो KCN एक तरह से कैटलिस्ट हुआ ना। यस मैम। ओके मैम। पता है ना कैटलिस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। खुद यूज नहीं होते, रिएक्ट कर सकते हैं पर दे विल नॉट बी यूज्ड अप, रीजनरेट हो जाते हैं। मामा आप माइनस आई इफेक्ट का ये बता दोगे यहाँ पे? अगर मान लो इस कार्बन पर यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा होता, इसका प्लस साइज ज्यादा होता, तो इस CN के अटैक को अपोज करता ना, इस रिएक्शन की जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट। CN नेगेटिव को अटैक करना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर उतना फास्टर रिएक्शन। तो अगर हम अलग अलग R लेते हैं तो रिएक्शन की रेट अलग अलग होगी ना। अब जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड होता तो रिएक्शन सबसे फास्ट होती, मिथाइल होता तो स्लो होती है। अगले साल करोगे तुम, मोर द प्लस साइज स्लोअर विल बी द रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस जगह जाना चाहेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। जैसे बेंजीन में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जहां पर डोनेटिंग ग्रुप्स कम हो, जहां डेफिशिएंसी हो। अगर दोनों जगह ही R ग्रुप आ गए तो फिर तो और भी स्लो हो जाएगा ना। अब तुम समझ सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन किस में ये रिएक्शन फास्टर होगी, बताओ। एल्डिहाइड में फास्टर होगी ना, बिकॉज एल्डिहाइड में प्लस साइड इफेक्ट 1 R का है, कीटोन में प्लस साइड इफेक्ट 2 R का है। ये सारा नेक्स्ट ईयर आएगा, ये कैटेगरी ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक लिख लिया होगा सबने ये। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन।
that means loss of atoms from substrate. To form multiple bond. अब जैसे देखो ये अल्कोहल है, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है, पता है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? remove water. Water remove. हाँ, which remove water. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करेगा, इसमें से वाटर निकाल देगा और यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। ये एलिमिनेशन हुआ ना, H और OH एलिमिनेट हुए। So dehydration of alcohol. In presence of acid. तुम देख रहे हो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मान लो इसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके नेक्स्ट को बीटा कार्बन कहते हैं, तो जो एलिमिनेशन है वो एडजेसेंट पोजीशन से हो रहा है, तो इस तरह के एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। लॉस ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, इसका मतलब यही है, लॉस ऑफ एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, विसिनिटी में जो ग्रुप्स हैं। विसिनिटी में जो ग्रुप्स हैं अगर वो निकलते हैं तो उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अगर एक ही जगह से निकलते तो उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। ज्यादातर एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन ही होते हैं, करेंगे हम आगे इस टाइप की रिएक्शंस को। पर एलिमिनेशन टर्म का मतलब क्या है ये समझ में आया? यस मैम। मैम प्लीज बीटा एलिमिनेशन का मतलब दोबारा समझा दोगे? एडजेसेंट, लॉस ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ग्रुप होता, एक ही कार्बन पर 2 OH होते तो और ऐसे वाटर निकालते थे, तो तुम देख रहे हो एक ही कार्बन पे जो ग्रुप्स है उनमें से वाटर निकल रहा है, तो उसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ये है फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन है उसको अल्फा कहते हैं, उसके आगे वाले को बीटा कहते हैं। अगर बीटा पोजीशन से कुछ नहीं निकला तब अल्फा एलिमिनेशन नाम देते हैं। अगर बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बीटा एलिमिनेशन। बस तुम अभी इस टाइम पर तो यही याद रखो कि एडजेसेंट पोजीशन से अगर लॉस होता, एडजेसेंट कार्बन से अगर लॉस, बीटा में मतलब दोनों मतलब अल्फा कार्बन से भी लॉस होएगा और बीटा कार्बन से भी लॉस होएगा, से भी होगा। हाँ, सिर्फ अल्फा कार्बन से लॉस। अब जैसे देखो जरा एग्जाम्पल, 1 minute। हम अगर फंक्शन ग्रुप छोड़ के किसी और हाइड्रोजन का लॉस हो तो फिर भी अल्फा एलिमिनेशन है। हाँ, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है एक ही पोजीशन से, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का हो या कोई और हो, एक पोजीशन से अगर सारे ग्रुप निकलते हैं ना तो अल्फा कहते हैं उसको। अब जैसे ये देखिए, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, और इसको हमने बेस डाल के हीट किया। एक चीज याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीटिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, एक वीकर बॉन्ड बन रहा है ना, तो एनर्जी देके बनाना पड़ेगा ना। तो बेस की प्रेजेंस में हमने हीट किया। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, क्या कि ये वाला H बेस लेकर जाए
और ये Cl लेकर जाए, या फिर ये वाला H और ये Cl लेकर जाए। अगर यहाँ से लॉस होता है H और Cl का, तो डबल बॉन्ड यहीं आएगा ना जहां से लॉस हुआ है, और इधर से लॉस होता तो ये बनता 1 butene and 2 butene. Which is more stable? First one. First one is more stable. और यही मेजर प्रोडक्ट होगा ना। ये लेस स्टेबल है, लेस प्रेफर्ड होगा। इस प्रोडक्ट का नाम है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन्स प्रोडक्ट, इसका नाम है सेटजेव्स प्रोडक्ट। जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो फॉलो करते हैं सेटजेव्स प्रोडक्ट। एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉलो सेटजेव्स रूल। क्या कहता है सेटजेव्स रूल? मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। जरा स्टेटमेंट सुनना जो मैं बोल रही हूँ। मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल and are formed as a major product. More alkylated alkenes are more stable and formed as a major product. Formed as a major product. मोर अल्काइलेटेड का मतलब क्या है? देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। मैम तो हाइपरकॉन्जुगेशन इंक्रीज। यस यस, तो सेटजेव का मेन जो अगर हम कहें ओरिजिन जो है सेटजेव रूल का, वो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड है ना। व्हाई मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल? बिकॉज़ दे हैव मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हो गई हमारी सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन। आया समझ में? एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉलो Sedgwick's rule. Means more alkylated alkenes are more stable and they are formed as a major product. Hofmann's product उसको कहते हैं जो less stable है, और ये minor product की तरह बनते हैं, major की तरह नहीं बनते. So base will prefer to eliminate this beta position, beta hydrogen. There are 2 beta positions. Functional group से attached carbon को हम अल्फा कहते हैं और उससे next वाले को बीटा। A functional group से attached carbon ये alpha है, on the both side there are beta carbon, but which beta hydrogen will be lost? This one, क्योंकि इससे जो हमें एल्कीन मिला वो ज्यादा स्टेबल था। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा रूल फॉलो होता है? सेटजेव्स रूल। कई जगह पर इसको सेटजेव को जेटसेव भी लिखते हैं, एक ही बात। जेटसेव और सेटजेव, ज्यादातर कॉमन सेटजेव है। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एक ही टाइप इसकी अभी करेंगे हम। और तुम्हें अल्फा का एग्जांपल देना हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए क्लोरोफॉर्म होता, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म में बेस डालते, क्या होता? इसी का H और इसी से H निकलता, इसी से Cl निकलता। तो ये अल्फा एलिमिनेशन नहीं होगा और इससे कार्बीन बन गए। एक तरफ से H पॉजिटिव, दूसरी तरफ से Cl नेगेटिव, बताया था ना मैंने। एक ही पोजीशन से अगर एटम का लॉस हो तो वो अल्फा एलिमिनेशन है। हम तो सिंगलेट कार्बीन बन गया ना। हाँ, सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, यस। तो ये हमारी मेजर 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई। और नेक्स्ट क्लास में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस करेंगे, जो एडिशन रिएक्शन की ही आगे एक्सटेंशन है, ठीक है। और असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। कुछ स्कूल्स एग्जाम में आइसोमेरिज्म आ रहा है, तो आइसोमेरिज्म में तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगी ताकि स्कूल एग्जाम के लिए तुम कर सको। So next class will में these reactions be coming in the test on this weekend? Not exactly. इससे पहले वाला मेजर पार्ट होगा उसमें, पर हाँ इसको रीडिंग कर लेना।
है ना, उससे पहले Okay, वाला ma'am. मेजर। जो इंटरमीडिएट है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और प्लीज IUPAC नेमिंग का टेस्ट कर लें, तो क्योंकि अगला टेस्ट हमारा फिर तैयार हो गया है और 2 दिन के लिए ओपन होगा, संडे वाला, संडे और मंडे 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। हम कौन सा टेस्ट है, टॉपिक क्या है? GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। ठीक है, आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया ही। नेक्स्ट क्लास में रीअरेंजमेंट करवाऊंगी, वो टेस्ट में नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लें, असाइनमेंट कंप्लीट करें। जो बुकलेट में क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न का टेस्ट है।